नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो कि 5वां चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में, भारत में मानव पूंजी निर्माण। आज के इस वीडियो में मैं इसके अर्थ को समझाऊंगा कि आखिर मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। साथ में मैं आपको इसके स्रोतों के बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, और बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बट आज पूरा हमारा फोकस होगा कि ये समझना कि आखिर ये मानव पूंजी निर्माण मतलब होता क्या है, क्योंकि जब तक आप इसके अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक आप इसके किसी भी टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे एनसीईआरटी की बुक चलती है, भले वो बिहार बोर्ड हो, भले हो झारखंड बोर्ड हो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो जहाँ पे एनसीईआरटी की बुक चलती है और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, भले वो 11वीं क्लास में हो या 12वीं में हो, वहाँ के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का आएगा। और अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके बहुत काम का है। तो चलिए अब फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारत में मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या है। देखिए, इसके अर्थ को समझने से पहले, पढ़ने से पहले मैं आपको इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जब उसके बाद आपको इसे समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर मानव पूंजी निर्माण को आधार क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि जो भारत देश है, भारत यानी हमारा भारत, उसको जो आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में मिली थी, यानी 1947 में, ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत से 190 सालों के बाद। तो भारत का जो आर्थिक पक्ष था, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, वो अंग्रेज पूरी तरीके से तहस नहस करके गए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा कृषि क्षेत्र, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र यानी विदेशी व्यापार, इनसे पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन काल में तबाह कर दिया गया था। और जब भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1 अप्रैल 1951 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की गई, तो उन सभी पंचवर्षीय योजनाओं का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो भारत में आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। पहली बात ये समझिए, मैं आपको बेसिक चीज समझा रहा हूं, इसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले आपको आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना, पहला उद्देश्य सारी पंचवर्षीय योजना का, या कि एक सबसे मेन उद्देश्य था आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना यानी इंक्रीज करना। और दूसरा, देश में आर्थिक विकास लाना, क्योंकि भारत 190 सालों की गुलामी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पिछड़ी हुई और गतिहीन थी। तो भारत के जो भी उस समय के नीति निर्माता थे, उनके 2 सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य थे, पहला आर्थिक समृद्धि दर और दूसरा आर्थिक विकास। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पहले आर्थिक समृद्धि दर क्या होती है। देखिए मेरे दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि कोई भी देश होता है तो वो लोगों की जनसंख्या से बनता है। यानी जनसंख्या का मतलब क्या होता है, लोग होते हैं, लोगों के समूह को हम जनसंख्या कहते हैं। कोई भी देश लोगों से बनता है, जैसे कोई भी घर उस घर के सदस्यों से बनता है, ऐसे ही एक देश वहाँ की रहने वाली आबादी से बनता है। और उस आबादी को अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरतें जो पूरी होती है वहाँ के सीमित संसाधन करते हैं। कौन करते हैं? सीमित संसाधन, और असीमित भी करते हैं। पर हम असीमित पे इतना फोकस नहीं करते हैं, जो अनलिमिटेड है
जैसे सूर्य के प्रकाश की बात करें, वायु की बात करें, अनलिमिटेड है, तो हम उन पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम उन पे ध्यान देते हैं कि जो पहली बात कि वो दुर्लभ हो, यानी सीमित हो। अब दुर्लभ है तो नेचुरल सी बात है उसका वैकल्पिक प्रयोग भी होगा, तो वैकल्पिक प्रयोग यानी उसका हम दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे फल है तो फल का प्रयोग हम उपभोग के लिए भी करते हैं, दवाइयों को बनाने के लिए भी करते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए हम फलों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही दूध, तो दूध क्या है, मांग की तुलना में उसकी पूर्ति क्या है, कम है प्रकृति में, तो वो दुर्लभ हो गया। और उस दुर्लभ संसाधन का हम एक से अनेक कार्यों में प्रयोग करते हैं, तो हमें चुनाव करना पड़ता है। यही अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्या है कि अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्या है कि दुर्लभता और दुर्लभता है और साथ में वैकल्पिक प्रयोग है, तो हमें चुनाव भी करना पड़ता है। ठीक है, यानी जो सीमित संसाधन होते हैं वही उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं, और उन्हीं सीमित संसाधन को हम कहते हैं मेरे दोस्तों उत्पादन के कारक। उन्हें ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पादन के कारक, जिसमें इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे प्राथमिक उत्पादक के कारक और द्वितीयक, यानी एक प्राथमिक होते हैं और एक द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक में हमारी भूमि, पूंजी, उद्गम और उद्गम वृत्ति आ जाती है, और द्वितीयक में हमारा कच्चा माल आता है, जो कि हमारा सीमित संसाधन होता है मेरे दोस्तों। सीमित संसाधन, कच्चा माल, जो हमारे द्वितीयक उत्पादन के कारक होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं, है ना। तो प्राथमिक में तो हमारे चार मूलभूत है, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम, यानी उद्गम वृत्ति। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप। और द्वितीयक में हमारे क्या आ जाता है, कच्चा माल। ठीक है, जैसे जूते की फैक्ट्री लगानी है, जैसे मान लीजिए मुझे जूते का उत्पादन करना है, ठीक है, तो मुझे श्रम, पूंजी, भूमि, उद्गम, तो पहले चाहिए चार चीजें, वो मेरे प्राथमिक कारक है। और फिर जूता बनाने के लिए मुझे चमड़ा चाहिए, तो चमड़ा इसका द्वितीय कारक हो गया। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं इन्हीं उत्पादन के कारक, जिन्हें हम इनपुट भी कहते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, तो फैक्ट्री के बाहर रेडीमेड प्रोडक्ट बाहर निकलता है, यानी कोई रेडीमेड वस्तु या सेवा का उत्पादन बाहर आता है, उन्हें आउटपुट कहते हैं। यानी क्या आता है, उत्पादन आता है मेरे दोस्तों। ठीक है, उत्पादन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आउटपुट। और इसी इनपुट और आउटपुट को जब हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो वो उत्पादन फलन कहलाता है। मैंने आपको बता रखा है अपने चैनल पे, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मेरी प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमिक्स पे 300 से भी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे। प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करें, क्योंकि मैं काफ़ी ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, और ये जो सीरीज़ थी बीच में छूट गई थी, तो मैं इसको 5वें चैप्टर से स्टार्ट करा चुका हूँ। इससे पहले 4 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मैं आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इनपुट से ही आउटपुट आता है। जितना एक देश की सीमा में, जो एक देश की आर्थिक सीमा होती है, उसमें अगर जो उत्पादन होता है, जितना उत्पादन होता है उतनी ही आय होती है, देशी आय, है ना। अगर हम देशी आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध निवल कारक आय को जोड़ देते तो राष्ट्रीय आय में बदल जाती है, यानी आय आ गई। ठीक है, और ये अगर दीर्घ काल में ऐसा हो जाए, ऐसा जो नीति निर्माता है, जो भी नीति निर्माता है, दीर्घकालीन समय तक हो और जनसंख्या का प्रभाव इसको खत्म ना कर पाए। ऐसा ना हो कि उत्पादन बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, बट जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बट ये तभी मानी जाएगी, आर्थिक संवृद्धि को मैं आपको समझा रहा हूं। तो आर्थिक संवृद्धि दर उस दर को प्रदर्शित करती है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समय में उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप आय में वृद्धि होती है। और जब आय में वृद्धि होती है दोस्तों, तो फिर व्यय में वृद्धि होती है। और जब व्यय में वृद्धि होगी तो व्यय का एक कारक होता है, आप जानते हैं ना, मैंने आपको व्यय बता रखा है कि व्यय को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक उपभोग जो व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति करता है, और एक निवेश जो भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। तो नेचुरल सी बात है, उत्पादन के कारक जितने अधिक होंगे उतना ही उत्पादन अधिक होगा, और जितना उत्पादक
उत्पादन अधिक होगा उतनी ही आय अधिक होगी, और जितनी आय अधिक होगी उतना ही व्यय अधिक होगा, और जितना व्यय अधिक होगा तो दोस्तों उतना ही हमारा निवेश भी अधिक होगा। और निवेश में वृद्धि का मतलब होगा दोस्तों दोबारा से आय में वृद्धि होना। और ये प्रक्रिया अगर लंबे समय तक चलती है इसे ही कहते हैं आर्थिक संवृद्धि दर। और हर देश की कोई भी सरकार हो, भले वो एक लोकतांत्रिक सरकार हो, भले वो एक कम्युनिस्ट सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो हमेशा उसका उद्देश्य होता है आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। क्योंकि आर्थिक समृद्धि दर बढ़ेगी और जनसंख्या इसको निष्क्रिय नहीं कर पाएगी। इस मतलब जनसंख्या के जितनी अगर जनसंख्या 1% की रफ्तार से बढ़ रही है और हमारी जो जीडीपी है वो 5% के हिसाब से बढ़ रही है तो हम पे इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हम 4% फिर भी फायदा तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि दर आपको समझ में आया। आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि मानव पूंजी क्या होता है, बस आप देखते जाइए, शुरू से लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। आप देखते जाइए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब बात करते हैं आर्थिक विकास क्या है। देखिए, आर्थिक विकास को समझने के लिए मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। आर्थिक विकास समझते हैं। मैंने आपको आर्थिक समृद्धि दर तो समझा दिया, अब मैं आपको आर्थिक विकास समझाता हूं। देखिए, आर्थिक समृद्धि दर बढ़ने का मतलब है अल्टीमेटली देश की देशीय आय बढ़ना, जो एक देश की घरेलू सीमा में उत्सर्जित होती है एक लेखा वर्ष के दौरान, और या फिर देश की राष्ट्रीय आय का बढ़ना, जो एक देश के सामान्य नागरिक द्वारा सर्जित की जाती है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम व्यक्तिक प्रयोज्य आय भी कहते हैं, व्यक्तिक प्रयोज्य आय भी कहते हैं इसे, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने का क्या फॉर्मूला है? सीधा सा फॉर्मूला है कि राष्ट्रीय आय को, कुल राष्ट्रीय आय को अगर हम जनसंख्या से, कुल जनसंख्या से डिवाइड करें तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिलेगी। अगर देशी आय बढ़ रही है, देशी आय बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है, पर प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है, तो आर्थिक समृद्धि तो हो रहा है उस देश की अर्थव्यवस्था में, बट आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि वो पैसा जो एक देश की अर्थव्यवस्था में जनरेट हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, वो समाज के निचले तबके तक नहीं पहुंच रहा है, उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो घोर निर्धनता का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या है, असमर्थ है। तो उसे हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। तो मैंने आपको आर्थिक समृद्धि समझा दिया, आर्थिक विकास भी समझा दिया। आर्थिक समृद्धि का मतलब सिंपल सा, देशीय आय का बढ़ना, राष्ट्रीय आय का बढ़ना। आर्थिक विकास का मतलब है प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आना, लोगों में ईमानदारी डेवलप होना। इसमें मात्रात्मक तो आते हैं जैसे कि प्रति व्यक्ति आय हो गई, बट गुणात्मक पहलू भी आते हैं, जैसे लोगों में देशभक्ति की भावना का उत्सर्जन होना, उसका है ना, ईमानदारी बढ़ना। तो आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना एक तरीके से आर्थिक विकास का सूचक है। और हमारे देश को यानी भारत को जब 190 साल के बाद आज़ादी मिली ब्रिटिश हुकूमत से, तो जितने भी नीति निर्माता थे उन सभी का एकमात्र उद्देश्य था कि इस आर्थिक समृद्धि दर को और आर्थिक विकास को बहुत तेजी से बढ़ाना, जिसके लिए हमें उत्पादन के कारकों को बढ़ाने की जरूरत थी। क्योंकि जितना उत्पादन के कारक होंगे या उत्पादन के साधन होंगे या फिर कहें कि इनपुट जितने अधिक होंगे हमारे पास, तो हमारा आउटपुट उतना अधिक होगा, और जितना आउटपुट अधिक होगा उतनी इनकम अधिक होगी, और जितना इनकम अधिक होगी उतना ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, और जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो अगेन हमारी इनकम जनरेट होगी और बढ़ेगी, जिससे आर्थिक विकास कहीं ना कहीं देश में जरूर आएगा, है ना। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उत्पादन के कारक। क्या है? उत्पादन के कारक। अब उत्पादन के कारक में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूंजी। क्या दोस्तों? पूंजी। क्योंकि मानव पूंजी है, तो पूंजी वर्ड को पहले आप समझिए कि आखिर ये पूंजी क्या है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ देखते जाइए। 3 तरीके की पूंजी है हमारी। देखिए, पहली है हमारी भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी पूंजी दूसरी है हमारी वित्तीय पूंजी। वित्तीय पूंजी। और तीसरी है मेरे दोस्तों हमारी मानव पूंजी, जो हमारे चैप्टर का नाम है। बट इन तीनों को समझने से पहले हम थोड़ा सा पूंजी को समझ लेते हैं। पूंजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है किसका? उत्पादन का। किसका? उत्पादन का। और उत्पादन का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारक होने की वजह से ये क्या है? ये एक उत्पादन का, क्या मैंने बताया, उत्पादन का कारक। क्योंकि आपको पता है ना, किसी भी वस्तु का निर्माण करना है तो आपके प्राथमिक कारक में सम्मिलित होता है पूंजी, जिसमें एक श्रम है, दूसरा पूंजी है यानी कैपिटल, तीसरा भूमि है यानी लैंड, और चौथा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यम वृत्ति है या उद्यम है। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं इस पूंजी की। देखिए, पूंजी होगी तो ही श्रम आएगा, पूंजी होगी तो ही भूमि आप किराए पे या रेंट पे ले पाएंगे, पूंजी होगी उद्यम के पास, तभी वो क्या कर पाएगा? उद्योग कर पाएगा, कोई बिजनेस कर पाएगा। तो पूंजी से ज्यादा महत्वपूर्ण कारक मैं नहीं मानता हूं कि कोई है। ठीक है भाई, आप ये बात समझ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण कारक यानी उत्पादन का कारक है, और उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप ये समझिए कि पूंजी ना 3 तरीके की होती है। एक होती है भौतिक पूंजी, एक होती है वित्तीय पूंजी, और एक होती है मानव पूंजी। देखिए, जो भौतिक पूंजी होती है ना, जितने भी हमारी, अगर मैं आगे बढ़ा के आपको करूं, जितनी भी हमारी मशीनें होती हैं, जितनी भी हमारी मशीनें होती हैं, ठीक है, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, जितने भी हमारे उपकरण होते हैं, उपकरण, जितने भी हमारे यंत्र होते हैं, ये 4 विशेष कर की मैं बात करूं जो कि भौतिक पूंजी कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी पदार्थ के बने होते हैं। पदार्थ क्या होता है भाई? सिंपल सी बात, जो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हो, जो स्थान घेरता हो, और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जैसे कि लोहा, तांबा। तो ये पदार्थ किसके बने होते हैं ना? मशीनें किसकी बनती हैं? लोहे की, तांबे की, बहुत सारे हमारे इसमें मेटल्स यूज होते हैं। प्लांट्स क्या होता है? एक तरीके की भूमि है। तो भूमि भी क्या है? एक पदार्थ है, यानी एक मैटर है, मैटर। ठीक है, उपकरण, जितने भी हमारे उपकरण होते हैं, जितने भी हमारे यंत्र होते हैं, ये सभी किसी ना किसी पदार्थ के बने होते हैं। इसे ही भौतिक पूंजी कहते हैं। अगर हम बात करें प्राचीन काल की, बात करें हम मध्यकालीन की, मध्यकाल की, और बात करें अगर हम आधुनिक काल की भी, तो भौतिक पूंजी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी, बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई। सब सोचते थे कि जितनी भौतिक पूंजी जिसके पास जितनी ज्यादा होगी, वो देश उतना ही अमीर बन जाएगा, यानी वो देश उतनी ही तेजी से क्या होगा? विकसित होगा, यानी उसका आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की जो दर है वो निरंतर बढ़ती रहेगी। बट दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मशीनें, यंत्र और उपकरण की अगर हम बात करें, और बेहतर प्लांट, डिजाइन प्लांट, दिमाग से, ये चारों चीजें कौन बनाता है? मानव मस्तिष्क बनाता है मेरे दोस्तों। और मानव मस्तिष्क में कौन बनाता है? कोई भी बना देता है क्या? नहीं ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसे एक्सपीरियंस हो, उसको, जो टैलेंटेड हो। मैं इसको रफ करूं, देखिए, अब कोई भी मशीन हो, मैंने अभी आपको ये समझा दिया पूंजी। ठीक है, पूंजी को मैंने आपको 3 में बताया भाई। पहले आपको बताया मैंने भौतिक, ठीक है, भौतिक पूंजी। दूसरी मैंने वित्तीय पूंजी आपको बताया, है ना, और तीसरा मैंने आपको बताया मानव पूंजी। मैं पूंजी कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो मैंने भौतिक पूंजी बता दिया कि भौतिक पूंजी
उत्पादन यानी आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ा सकती है, बट इसको बनाता है मानव का मस्तिष्क। क्योंकि जितनी भी मशीनें बनाई है मेरे दोस्तों, जितने भी उपकरण हैं, जितने भी यंत्र हैं, आप देख लीजिए वो सभी मानव मस्तिष्क के क्या है, उपज है। और मानव मस्तिष्क ऐसा तब करने में सफल होता है जब वह क्या हो, कौशल हो, वो एक्सपर्ट हो, उस पर स्किल हो, क्या हो, स्किलफुल हो। और स्किल बनता है, व्यक्ति स्किलफुल बनता है वो शिक्षा से, बेहतर एजुकेशन से और अपने एक्सपीरियंस से यानी अनुभव से। तो दोस्तों ये जो मानव पूंजी है ना, ये कुछ नहीं है, केवल और केवल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित बिंदु पर उस देश की जो जनसंख्या है वो कितनी स्किलफुल है, वो कितनी एजुकेटेड है, वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है, इसी के संग्रह को हम मानव पूंजी कहते हैं। और हर देश जानता है कि अगर उसे तेजी से आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना है तो उसको भौतिक पूंजी पे, वो पहले क्या था आप जानते हैं, साम्राज्यवाद की नीति थी। और साम्राज्यवाद में हमेशा यही चला, जिसे विस्तारवाद भी आप कह सकते हैं। ब्रिटेन चाहता था कि मैं पूरी दुनिया में राज करूं, सोवियत संघ चाहता था कि मैं राज करूं, भाई फ्रांस जर्मनी की लड़ाइयाँ होती थी, यानी भौतिक पूंजी पे बहुत फोकस किया। बट एक्चुअल में ना लोगों को धीरे धीरे समझ आया, पढ़े लिखे लोगों को जब एजुकेटेड हो गए, वो एक्सपीरियंस हो गया उन्हें पास्ट का, तब उन्हें ये समझ आया कि भैया मानव पूंजी ना उससे श्रेष्ठ है। क्षेत्रफल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, कम क्षेत्रफल से भी आप उत्पादकता को बढ़ा सकते हो, कम जगह में भी और कम पैसे से भी। तो ये सब संभव हो सकता है। तो विस्तारवाद की जो नीति है वो बिल्कुल बेकार थी, लोगों को समझ आ गया। और जो उद्योग, जो हमारी एलपीजी की नीति चली, जो उद्योगवाद है, जो व्यापार करने की नीति आई 1991 के बाद, एलपीजी की नीति पूरे अल्प विकसित देशों में लागू की गई। उसमें अब आज की डेट में जितने भी अल्प विकसित देश हैं, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, और सिंगापुर हो गया, ये जितने भी एशिया की कंट्रीज हैं, जितने भी अल्प विकसित देश हैं, जो पूर्वी देश हैं, वो अब अपनी राष्ट्रीय आय का एक निश्चित अमाउंट लोगों को स्किलफुल बनाने में, लोगों को शिक्षित करने में और लोगों को एक्सपीरियंस दिलाने में व्यय कर रहे हैं, ताकि देश में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास आए। तो दोस्तों देखा कितना इजी है मानव पूंजी को समझना। यानी हमारा देश भारत क्यों पढ़ा रहा है बच्चों को, ताकि जितने अधिक पढ़ाएंगे वो उनमें स्किल आएगी, और जितनी स्किल आएगी तो कम संसाधनों से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। तो इन दी एंड लोगों को समझ में आया, समकालीन विश्व में ये समझ में आया लोगों को कि जो मानव पूंजी है ना, वो भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि व्यापार में नई टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे आज ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, वो भी तो मानव की ही देन है, उपज है मानव की, है ना। एरोप्लेन, ट्रेन, ये सब मानव की दिमाग की है। इसने आर्थिक विकास की रूपरेखा ही चेंज कर दी ना। तो आप समझिए इस बात को। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये वित्तीय पूंजी क्या होती है। भाई वित्तीय पूंजी का मतलब होता है भौतिक पूंजी में वित्तीय दावे। मतलब कोई मशीन है, जैसे मान लीजिए कोई 5 करोड़ की मशीन है, 5 करोड़ की मशीन है, और उसमें रिलायंस कंपनी का, ठीक है, ये एचडीएफसी कंपनी का, ठीक है, या सन फार्मा का अधिकार है। तो सन फार्मा यानी मतलब क्या है, वित्तीय पूंजी का मतलब है भौतिक पूंजी पर अधिकार से, ठीक है, उस पर अधिकार होना, ठीक है। मतलब जैसे मेरा घर है तो मेरे घर के कागज मेरे नाम है ना, तो वो मेरी क्या है, वित्तीय पूंजी है। वो मेरी क्या है दोस्तों, वित्तीय पूंजी है। अगर हम देश में आर्थिक पूंजी और आर्थिक समृद्धि के हिसाब से देखें तो वित्तीय पूंजी कोई मायने नहीं रखती है, भौतिक पूंजी बहुत ज्यादा मायने रखती है, और मानव पूंजी। और तीनों में पूछी जाए तो मानव पूंजी
पे आज की डेट में जितने भी अल्प विकसित देश हैं, जो पूर्वी देश हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी ये समझने में कि मानव पूंजी क्या है, और उस डेफिनेशन को समझना अब आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। आप देखना, आप यही मैं बोलता हूँ आप सभी से कि चीज़ों को ना रटे ना, आप चीज़ों को ना समझने की कोशिश करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स इतना आसान विषय है ना, मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप इसे फीलिंग के साथ पढ़ते हैं, अगर आप इसको ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आप देखिए कि तो देखिए, मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल, योग्यता, एबिलिटी, शिक्षा, एजुकेशन, प्रेरणा, इंप्रेशन, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, ये जितने, क्योंकि जितने व्यक्ति जैसे भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है ना, 135 करोड़ प्लस है हमारी जनसंख्या, ठीक है। इसमें से जितने व्यक्ति ज्ञानवान होंगे, उन्हें नॉलेज होगी, जितने स्किलफुल होंगे, जितने योग्य होंगे, जितने शिक्षित होंगे, जितने प्रेरित होंगे और जितने स्वस्थ होंगे, भारत में उतना ही तेजी से आर्थिक विकास होगा। क्या होगा? आर्थिक विकास। यानी लोगों की जो जनसंख्या है उसमें कितने ज्ञानवान व्यक्ति हैं, कितने कौशल व्यक्ति हैं, कितनी एबिलिटी है लोगों में, कितने एजुकेटेड है, कितने एक्सपीरियंस्ड है, कितने एक्सपर्ट है। क्योंकि जितना उच्च कोटि का कुशल होता है ना दोस्तों, जितना उच्च कोटि का, जितनी स्पेसिफिक स्किल होती है, उतने ही ज्यादा उसका पुरस्कार होता है। क्योंकि आप जानते हैं ना, देखिए एक चपड़ासी है, मान लीजिए एक चपड़ासी है, एक चपड़ासी जैसे पियोन है और एक प्रिंसिपल है, किसका वेतन ज्यादा है दोस्तों? आप मुझे बताइए। चपड़ासी का कम है ना, क्योंकि वो जो काम करता है वो कोई भी कर लेगा, ठीक है। बट एक जो प्रिंसिपल है वो अपने जैसे और प्रिंसिपल बना सकता है। एक अगर डॉक्टर है, एक टीचर है, एक इंजीनियर है, तो ये बहुत ज्यादा हाई स्किल लोग होते हैं, ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, तो इनकी सैलरी भी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जितना अधिक कौशल होगा उतना ही उसका अच्छा प्रतिफल, यानी जितनी कारक सेवा के बदले में क्या मिलती है? कारक आय मिलती है ना। यानी आपकी कारक सेवा में जितना दम होगा, वो जितनी अधिक स्किलफुल होगी, उतने ही अधिक उसका क्या होगा? पैसा होगा, यानी पुरस्कार होगा, उसका प्रतिफल मिलेगा आपको। तो मानव पूंजी क्या है? आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। और भारत जैसे एक विकासशील देश के लिए मानव पूंजी निर्माण करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत में मानव पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारत सरकार के द्वारा भारत के लोगों के ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा, प्रेरणा, स्वास्थ्य, अनुभव इत्यादि में वृद्धि करना। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब दूसरा पॉइंट समझिए, मानव पूंजी निर्माण। अब हम समझते हैं मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी क्या है मैंने आपको बता दिया। अब मानव पूंजी निर्माण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल लंबे समय में एक देश के लोगों की योग्यता, कौशल, शिक्षा, अनुभव में वृद्धि करना। देखिए पहली क्लास से लेकर या प्राइमरी से लेकर, यानी प्री स्कूल से लेकर हायर लेवल तक पढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि व्यक्ति एबिलिटी बढ़े, वो स्किलफुल हो जाए, है ना। तभी तो ज्यादा से ज्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या दे पाएगा? योगदान दे पाएगा। अनपढ़ व्यक्ति की 10 गुना कंपैरिजन में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास को बढ़ाने में क्या करता है दोस्तों? आप मुझे बताइए। योगदान देता है। तो नेचुरल सी बात है ना कि सरकार क्या करती है? शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से इसको बढ़ाने की क्या करती है? कोशिश करती है। और यही जो कोशिश है, जो एक साल में की जाती है, हर साल प्लानिंग की जाती है कि बच्चों में शिक्षा, अब स्किल बने, उनका अनुभव बढ़े। तो इसी
जो कोशिश को या प्रक्रिया को, क्योंकि हर साल की जाती है जो क्रिया एक निश्चित समय पे रिपीट होती है उसे हम प्रक्रिया कहते हैं, और ये हर साल की जाती है इसलिए हम प्रक्रिया कहते हैं इसे। ठीक है, तो मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में एक देश के लोगों के योग्यता, कौशल, शिक्षा, अनुभव, स्वास्थ्य इत्यादि में वृद्धि करना। क्लियर है मेरे दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाने की कोशिश की है। अब हम पढ़ते हैं। अब देखिए, आप इसके आगे के सारे टॉपिक समझ जाएंगे क्योंकि मैंने दम ही इसमें लगाया समझाने का। अब देखिए, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या है। अगर एक देश की सरकार को मानव पूंजी निर्माण करना है या पूरे विश्व की सरकार को यानी यूएनओ को पूरे विश्व में मानव पूंजी का निर्माण करना है ताकि विस्तारवादी जो सोच है वो नहीं पनपे ज्यादा लोगों में, तो नेचुरल सी बात है शिक्षा पर व्यय। तो आप जानते हैं यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया या भारत सरकार हो गई, 14 साल तक अनिवार्य कर दी है शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी है। कई सारे कानून लाते हैं ना शिक्षा पर व्यय। तो शिक्षा एक सर्वोत्तम माध्यम मानता हूं मैं जिससे एक देश की मानव पूंजी के निर्माण में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। और आज की डेट में इतने सारे कानून आ गए हैं, और राइट टू एजुकेशन का जो कानून आया है जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है ताकि भारत में मानव पूंजी का क्या हो, निर्माण हो। क्योंकि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत मेरे दोस्तों। और यूनिसेफ और यूनेस्को भी यही कोशिश करते हैं, यूएनओ और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो शिक्षा के लिए दान देती हैं। और बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं दोस्तों, बड़े बड़े घराने हैं जो जैसे कि रतन टाटा जी हो गए, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो काफ़ी दान देते हैं। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो एजुकेशन के लिए दान देते हैं ताकि भारत में मानव पूंजी निर्माण हो। मानव पूंजी निर्माण होगा तो भौतिक पूंजी का भी निर्माण होगा, उसकी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आएगा। अगर भौतिक पूंजी निर्माण में परिवर्तन होगा तो नेचुरल सी बात है उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा तो आए, आगे आप पूरा प्रोसीजर जानते हैं। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा स्रोत मानता हूं मैं जो मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट, कौशल विकास पर व्यय। देखिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या विद्यार्थी हैं, उनको ऐसे आज की डेट में आप जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब पे लोग होते हैं या प्राइवेट सेक्टर में होते हैं उनको 15 दिन का, जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो है ही कि पहले 15 दिन आपको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। 15 दिन आपको सैलरी दी जाती है बट उसके गवर्नमेंट मतलब काम नहीं कराती है, ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो आपका आउटपुट होगा ना वो बहुत ही बेहतरीन होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा नॉइस आ रही होगी बट आप एडजस्ट कीजिए, ठीक है। तो कौशल विकास में वृद्धि प्रशिक्षण के द्वारा आप तो लोगों में कौशल बिकेगा। और ऐसी देखिए, नौकरी के साथ प्रशिक्षण देना, क्योंकि नौकरी अगर एक अनस्किलफुल व्यक्ति कर रहा है तो उससे काम को टालेगा, बट अगर प्रशिक्षित व्यक्ति होगा तो पूरी संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में तो मदद करेगा, साथ में वो अपना व्यक्तिगत उद्देश्य भी प्राप्त करेगा। क्योंकि संस्थागत उद्देश्य प्राप्त होगा तभी व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त होता है मेरे दोस्तों। बिजनेस स्टडी का ये मेन पॉइंट होता है। तो नौकरी के साथ प्रशिक्षण देना बहुत अच्छा माध्यम है जिससे क्या होता है दोस्तों, मानव पूंजी निर्माण होता है। आपने सुना भी होगा पूर्ण शिक्षा के बारे में। तो भारत सरकार द्वारा भी कई कार्यक्रम चला के पूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। गांव देहात के लोगों को और अर्बन एरिया जो भी पिछड़े इलाके हैं वहां पे लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन साक्षर बनाने की कोशिश की गई ताकि वो बेसिक चीजें मतलब पढ़ना, बोलना, लिखना, मतलब बेसिक जो 4 चीजें होती हैं, 4 कौशल होते हैं वो कर सके। यानी पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना, ये 4 चीजें जो होती हैं हमारी, उन पे ध्यान दें। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, लोगों के हस्तांतरण व्यय पर, क्योंकि आज भी भारत के ऐसे कई प्रांत हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे मूलभूत आवश्यकताएं उनसे बहुत दूर है। जैसे कि दोस्तों आप छत्तीसगढ़ का नाम सुनते हैं, झारखंड का नाम सुनते हैं, बंगाल के कई ऐसे क्षेत्र हैं, है ना। और आप पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं, यदि आप मिजोरम, मेघालय, है ना, वहाँ
आपके वहाँ पे इतना उद्योग धंधा नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारा टैलेंट, जो बहुत स्किलफुल लोग हैं वहाँ के, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो शहरों से जो सुविधावान जगह है वहाँ तक उनका व्यय नहीं होता। तो सरकार को चाहिए कि उनके हस्तांतरण पर भी कुछ व्यय किया जाए, ताकि मानव पूंजी का क्या हो, निर्माण हो। मानव पूंजी निर्माण होगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो राष्ट्र आर्थिक विकास बढ़ेगा दोस्तों, और हर देश आर्थिक विकास का पीछा करता है। इसके बाद देखिए सूचना पर व्यय, क्योंकि दोस्तों सूचना का ही खेल है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाएं की सरकार, ग्राम पंचायती आपस में सूचना करे, और वहां पे यानी गांव में ग्राम पंचायती, नगर में नगर पालिकाएं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आपस में, और स्वयं सेवी संस्थाएं जिन्हें एनजीओ कहते हैं, वो लोगों के सूचना पहुंचाए, लोगों को जागरूक करे, भाई टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि सूचना पे व्यय किया जाए, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, लोगों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि लोगों के ज्ञान में, लोगों के कौशल में क्या हो, वृद्धि हो, जिससे मानव पूंजी निर्माण हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्रोत आप कह सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य पर व्यय, क्योंकि दोस्तों मानव पूंजी निर्माण का पूरा खेल है मस्तिष्क, मस्तिष्क का खेल है, यानी ब्रेन का खेल है। ब्रेन, शायद स्पेलिंग गलत हो गई, ब्रेन। तो जो ब्रेन है ना भैया, इसी का खेल है, और एक स्वस्थ जो मस्तिष्क होता है वो एक स्वस्थ शरीर में वास करता है, आप जानते हैं। अगर व्यक्ति बीमार होगा, अगर उसे कई प्रकार की बीमारियां होगी, तो उसका जो दिमाग है ना भाई, वो ढंग से काम नहीं करेगा। जब वो ढंग से काम ही नहीं करेगा तो मानव पूंजी निर्माण नहीं होगा। जो हमारा ब्रेन है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन के लिए बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉडी का हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो स्वास्थ्य पर व्यय, शिक्षा पर व्यय, कौशल विकास पर व्यय, विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए भारत सरकार द्वारा, जिससे भारत का जो युवा है वो स्किलफुल बने, उसे कंप्यूटर की नॉलेज दी जाए, उसे इंग्लिश की नॉलेज दी जाए, उसको कहते हैं कोडिंग करना सिखाई जाए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें की जाए जो करनी चाहिए, जिससे मानव पूंजी निर्माण हो, क्योंकि मानव पूंजी निर्माण ही एक वो चीज है जिससे आप आर्थिक विकास को बहुत ही इजीली प्राप्त कर सकते हो, बिना विस्तारवाद की नीति को अपनाए। तो आई थिंक दोस्तों वीडियो लगभग 40 मिनट का हो गया है, बट आज मैंने आपको भारत में मानव पूंजी निर्माण और मानव पूंजी निर्माण के स्रोत कैसे समझाए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन और दोस्तों प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करें, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। ऐसे ही विकी की पाठशाला को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।